हेलो एवरीवन, दिस साइड सलोनी फ्रॉम संत कबीर विद्यापीठ। स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जिस पर आप देख पा रहे होंगे कि पिछली क्लासेस में हमने आपको सिलेबस डिस्कशन किया था, जिसके अकॉर्डिंग बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर का जो ज्योग्राफी का टॉपिक है, ह्यूमन ज्योग्राफी, उसके बारे में हमारी क्लासेस आने वाली हैं, क्योंकि ये आपका पेपर है ह्यूमन ज्योग्राफी, जो कि सेकेंड सेमेस्टर का है। और पहला वाला जो सेमेस्टर था उसका जो पेपर था, उसके एक एक टॉपिक को हमने बहुत ही अच्छे से क्लियर कराया हुआ था। और वही मेरा प्रयास रहेगा इस बार भी कि इस सेमेस्टर में भी हम एक एक टॉपिक को यूनिट वाइज आप तक पहुंचा सके। तो उसी क्रम में हमारी क्लासेस अब स्टार्ट हो चुकी हैं, क्योंकि एग्जाम आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम अगर बात करें ह्यूमन ज्योग्राफी में, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम आज ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर और स्कोप पढ़ने वाले हैं। पहले हम इसके नेचर को बहुत ही अच्छे से समझेंगे एक एक करके, और फिर उसके बाद हम इसके स्कोप को जानेंगे। स्कोप का मतलब आप समझ सकते हैं कि ये ह्यूमन ज्योग्राफी जो है उसका अन्य कौन कौन से विषयों से संबंधित है, साथ ही साथ इसका और क्या क्या स्कोप कहाँ कहाँ पर है, ये सारी चीजें हम समझेंगे इस क्लासेस में। अगर हम बात करें नेचर की, तो ह्यूमन ज्योग्राफी का डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ था और साथ ही साथ इसका बिहेवियर क्या है, इसमें कौन कौन सा लॉ है जो बहुत ज्यादा यूज होता है, वो सारी बातें हम आज क्लास में करने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम कई सारी चीजें समझते हैं। तो चलिए जानते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में। अगर हम पहले तो इसके बारे में कुछ पॉइंट हैं जो आपको बहुत ही अच्छे से समझने चाहिए कि ज्योग्राफी इज अ फील्ड ऑफ स्टडी, इज इंट्रिकेटिव, एम्पिरिकल एंड प्रैक्टिकल। इस बात से आप समझ रहे होंगे कि ज्योग्राफी जो है वो एक तरह से प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है, एक तरह से प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है। और यहाँ पर जो ये इंटरग्रेटिव सेंटेंस का मैंने सॉरी एक वर्ड का मैंने यूज किया हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये लिंक करता है ह्यूमन को और नेचर को आपस में, और उसके बाद उससे सीख करके ही हम उसको प्रैक्टिकली यूज करते हैं। चाहे वो अगर हम देखें ह्यूमन ज्योग्राफी और ह्यूमन का और नेचर का आपस में जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज्यादा एक तरह से इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन इस रिलेशनशिप को हम स्टार्टिंग से नहीं समझे। हम प्रिमिटिव जब थे तब हम इसको नहीं समझे। इसको समझने में हमें काफी समय लगा, और जैसे जैसे हमने इसको समझा और जाना, तो हमने कई सारे लॉ लाए और कई सारे हमने आविष्कार भी किए। अभी हम जानेंगे कि इन लॉ को, इस तरह से नेचर को समझने के बाद हमने कौन कौन सी ऐसी चीजें जो नई लाई जब हम प्रिमिटिव थे, और धीरे धीरे आज की श्रृंखला में जब हम आगे बढ़े हैं, तो कैसे हम एक आग के बाद एक तरह से फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन से ही आग आई है। और जब फ्रिक्शन हुआ है तो ये फ्रिक्शन करने का जो लॉ है, मतलब ये तो नेचर का लॉ है ना कि वो फ्रिक्शन कराया जाएगा अगर, तो उसमें से आग निकलेगी। बट प्रिमिटिव हम थे तो हमने इसको समझा नहीं, लेकिन जब हमने इसको यूज किया तो हम समझे, और फिर हमने आग का आविष्कार किया, और जैसे आग का आविष्कार हुआ तो भोजन बनाने की पद्धतियां प्रारंभ हो गई, साथ ही साथ अन्य कई सारी चीजें प्रारंभ हो गई। ठीक उसी प्रकार से हम हवाओं को नहीं समझ रहे थे पहले से, पर जैसे जैसे हमने हवाओं के वेग को समझना स्टार्ट किया तो हमने प्लेन का आविष्कार किया। तो ये जो है इंटरग्रेटिव सब सेंटेंस सॉरी वर्ड, इससे हमने लिंक किया है ह्यूमन को और नेचर को आपस में। और बेसिकली जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो इसी का अध्ययन ही है कि नेचर का और मानव का आपस में क्या संबंध है। ठीक है। अगला जो पॉइंट है जो आपको नोट करते रहना चाहिए वो ये है कि इट स्टडीज ईच एंड एवरी इवेंट ऑन द अर्थ ओवर द स्पेस एंड टाइम। केवल अर्थ पर नहीं बल्कि स्पेस पे भी जो चेंजेस होते गई हैं,
अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ा होगा तो आप जानते हैं कि हमने किस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति को बहुत अच्छे से समझा था, और पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के हमने एक एक कैसे कैसे ये पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, और उसके बाद उत्पत्ति के बाद हमने मानव के रूप में कैसे स्वयं को पाया है, क्योंकि प्रारंभिक समय से हम इस प्रकार नहीं थे। कभी केवल समुद्री जीव आए, फिर धरातलीय जीव आए, इस प्रकार से अध्ययन प्रारंभ हुआ था। इस प्रकार से हम मानव की उत्पत्ति हुई थी। तो ये एक प्रकार से इवेंट ही तो है। जब जब नया कोई चीज हुआ वो एक तरह से इवेंट ही तो है। तो ये जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो हमें अर्थ के साथ साथ स्पेस में भी टाइम के साथ क्या क्या इवेंट हुए हैं उसके विषय में भी बताता है। अगला पॉइंट, ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर, जो कि मैं कभी से आपसे कहते आ रही हूँ कि ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो मानव और प्रकृति के बीच का एक बहुत ही गहरा संबंध है और उसी का ये अध्ययन करता है। ठीक है, हमारा जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो प्रैक्टिकली बहुत यूज होता है और प्रैक्टिकली भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें जो ह्यूमन ज्योग्राफी का जो मेन चीज वो है ये है कि ज्योग्राफी कैन बी स्टडीज थ्रू लॉ मेकिंग और डिस्क्रिप्टिव। हमें लॉ मेकिंग, अब लॉ मेकिंग वर्ड का क्या मतलब है, क्योंकि लॉ जो है पृथ्वी का वो हम स्टार्टिंग से नहीं समझ रहे थे, हमने इसको धीरे धीरे समझना प्रारंभ किया था। इसका भी अपना एक नियम है, इसके चलने का एक नियम है, पृथ्वी की गति करने का एक नियम है, इसमें दिन रात जिस प्रकार से हो रहा है उसका भी एक नियम है। यहाँ पे कोई भी चीज ऐसे हवा में नहीं हो रही है, हर चीज एक नियम फॉलो कर रही है पृथ्वी, इसका भी अपना एक अलग अलग नियम है। तो उस नियम को हम जब समझे धीरे धीरे तो हम और आगे बढ़ते गए हैं। हम अगर ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें तो इसके अध्ययन करने की दो विधियां, दो अप्रोचेस रही हैं। वैसे ये केवल ह्यूमन ज्योग्राफी पे लागू नहीं होता है, ये सभी ज्योग्राफी पर लागू होता है, चाहे वो आपका फिजिकल हो या फिर अन्य कोई भी। ये जो अप्रोचेस हैं जिसमें हम अध्ययन करने को लेते हैं ज्योग्राफी की स्टडीज में, उसमें हम सिस्टमैटिक एंड रीजनल, ये दो टाइप से हम अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं ज्योग्राफी में। अब आइए समझते हैं कि ये सिस्टमैटिक एंड रीजनल क्या है, सिस्टमैटिक अप्रोचेस क्या है और रीजनल अप्रोचेस क्या है। सिस्टमैटिक की अगर हम बात करें तो प्रारंभ में हम अध्ययन इस प्रकार से कर रहे थे कि हम कोई एक जगह नहीं कह सकते हैं, मान लीजिए हम भूमध्य रेखीय क्षेत्र का अध्ययन करना चाहते हैं, तो हम उसके अगर क्लाइमेट का अध्ययन करना चाह रहे हैं या फिर उसके किसी भी चीज का अध्ययन करना चाह रहे हैं, तो सिस्टमैटिक में ये होता है कि हम इस भूमध्य रेखीय क्षेत्र के सभी प्रकार की क्रियाकल्पों का अध्ययन करते हैं, चाहे वहां की कृषि हो या वहां की जलवायु हो या फिर वहां के लोग हो या फिर वहां की मिट्टी हो। तो जब हम सिस्टमैटिक वे में अध्ययन करेंगे तो हम सभी उसके क्रियाकलापों का, सभी उसके गुण दोषों का एक साथ अध्ययन करते हैं, एक साथ अध्ययन करते हैं। ठीक है, सिस्टमैटिक में तो वहां पे हम उसके मिनरल्स या फिर उसके अच्छे गुण दोष जो भी रहेंगे सबका हम अध्ययन करेंगे। बट अगर हम रीजनल की बात करें तो रीजनल में ऐसा होता है कि हम कोई एक टॉपिक लेंगे, जैसे हम खनिज लेंगे और खनिज का अध्ययन हम करेंगे इस प्रकार से। रीजनल में अगर मान लीजिए अभी तक हम क्या कर रहे थे सिस्टमैटिक में कि हमने भूमध्य रेखीय क्षेत्र का हमको अध्ययन करना है, तो हमने सभी इसके पूरे क्षेत्र का अध्ययन किया और इसके हमने खनिज, इसके एग्रीकल्चर, इसके जलवायु सबका हमने अध्ययन किया। इसमें भूमध्य सागरीय क्षेत्र, भूमध्य रेखीय क्षेत्र का पूरा अध्ययन किया। लेकिन जब हम रीजनल अप्रोचेस में आते हैं तो हम किसी पर्टिकुलर एक प्लेस को लेते हैं। हम अगर भारत का अध्ययन कर रहे हैं तो हम उसी को ही फोकस करेंगे, और फोकस भी हम तब क्या करेंगे, हम रीजनल में इस प्रकार अध्ययन करते हैं कि अगर हमने कोई एक प्लेस लिया है तो हम एक पॉइंट करेंगे कि हमको उसके एग्रीकल्चर का ही केवल अध्ययन करना है, केवल हमको उसके एग्रीकल्चर का ही अध्ययन करना है, तो हम भारत के पूरे क्षेत्र का केवल एग्रीकल्चर पर ही फोकस करेंगे।
फिर हमने ये सोचा कि नहीं, हमें मिनरल्स के बारे में जानना है, तो हम भारत के केवल मिनरल्स के बारे में ही अध्ययन करेंगे। हम भारत के केवल मिनरल्स का ही अध्ययन करेंगे, पूरे भारत का जो क्षेत्र है, ठीक है। हम उसमें खिचड़ी नहीं बनाएंगे कि हम उसमें एग्रीकल्चर भी जान रहे, हम उसमें क्लाइमेट भी जान ले, हम उसमें मिनरल्स भी जान ले। खिचड़ी नहीं करते हैं रीजनल में, उसमें हम सिस्टमैटिक किसी एक टॉपिक को लेकर के अध्ययन करते हैं। लेकिन ये जो सिस्टमैटिक वाला है उसमें हम सभी का अध्ययन कर लेते हैं, बेसिकली ऐसा माना जाता है। आइए बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा कि ये जो ह्यूमन ज्योग्राफी है इसके डिफिनेशन भी कुछ है, उसको भी हम जानते हैं। तो इसमें सबसे प्रमुख जो एक डिफिनेशन है वो रेटजल महोदय का है। उन्होंने कहा कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज द synthetic study of relationship between human societies and each surface। इन्होंने क्या कहा कि ये जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, जो ये मानव भूगोल है, वो एक प्रकार से अध्ययन है किसका? ह्यूमन सोसाइटीज एंड ईच सरफेस। ह्यूमन सोसाइटी एंड ईच सरफेस के बीच का जो रिश्ता है उसके बारे में ही अध्ययन क्या है? मानव भूगोल है, ऐसा रेटजल महोदय ने कहा। तो जब भी आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो आप इनके नाम के साथ ही इस परिभाषा को याद कर लीजिए। और साथ ही साथ कभी कभी ऐसा प्रश्न में आता है कि कोई परिभाषा दे दी जाएगी और पूछा जाएगा आपसे कि ये 4 ऑप्शन में से कौन से ऐसे भूगोलवेत्ता के ये कथन है, ठीक है। तो अगर आपने कथन याद कर लिया है तो उस समय आपको आंसर देना बहुत ही आसान रहेगा। ठीक उसी प्रकार से एक और परिभाषा है जो कि बहुत प्रचलित है इस बारे में कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है। ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ। ये तो हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी अनस्टेबल है ना। ठीक उसी प्रकार से हम मानव जो है वो भी अनरेस्टिंग है, निरंतर हम कुछ ना कुछ चलते करते रहते हैं। हम कभी भी, अब सोने की बात को अगर भूल दिया जाए, अब सोना भी भूल नहीं सकते क्योंकि उस वक्त भी बहुत सारे मनुष्य के दिमाग में कितनी सारी चीजें चल रही होती हैं। कोई सपना देख रहा होता है तो कोई कुछ सोच रहा होता है। तो इसी प्रकार से हम अनरेस्टिंग मानव कहलाए हैं। और अनरेस्टिंग मानव के साथ साथ अनस्टेबल अर्थ के बीच का जो अध्ययन है, उनके बीच में जो बदलाव निरंतर आते रहे हैं साथ साथ, ठीक है, उसी का जो अध्ययन है वो मानव भूगोल है। सॉरी, मानव भूगोल है, हाँ मानव भूगोल, ठीक है। तो मानव भूगोल आप समझ चुके होंगे परिभाषा से कि क्या क्या चीजें हैं। चलिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द इंटररिलेशन between the physical environment of socio-cultural environment created by man। हम मानव हैं और हमने एक बहुत ही अच्छा सोसाइटी बना रखा है, हमारी एक संस्कृति भी है और विभिन्न विभिन्न स्थानों पर मानव की अपनी अपनी अलग अलग संस्कृतियां पाई जाती हैं। और हमारी संस्कृतियों के साथ हमने एक एनवायरनमेंट तैयार करके रखा हुआ है, एक ऑरा, एक प्लेस का अपना एक विशेषता हमने एक बना रखा हुआ है। उसी प्रकार से हर एक जगह की एक फिजिकल इन्वायरमेंट भी है। हमारी पृथ्वी पर जितनी भी जगह हैं सबका एक अपना अलग अलग फिजिकल इन्वायरमेंट है। उसके बीच का जो रिलेशनशिप है वो हम ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत अध्ययन करते रहते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर हम आपको एग्जाम्पल बताएं तो एग्रीकल्चर मान लीजिए हमारा है, तो हम उसको अपना व्यवसाय के रूप में भी काम कर रहे हैं और एग्रीकल्चर का सॉइल जो है वो हम यूज कर रहे हैं, वो आ जाएगा फिजिकल एनवायरनमेंट में और सेम उसका यूज करके हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वो हमारा कल्चरल एनवायरनमेंट में आ जाएगा, ठीक है। वो हमारा कल्चरल एनवायरनमेंट में आ जाएगा। हम इस समय अध्ययन कर रहे हैं नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इसी में हम अध्ययन कर रहे हैं कि इसके एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं फिजिकल, जैसे कि लैंड हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, क्लाइमेट हो गया, ये सभी क्या है? एलिमेंट ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट। एलिमेंट ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट। एलिमेंट ऑफ कल्चरल के बारे में अगर हम बात करें, क्योंकि अभी हमने जो अध्ययन किया है
की हम आपसे बात कर रहे थे, फिजिकल इन्वायरमेंट और सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट के बीच में हम एक रिलेशनशिप बना के रखे हैं, उसी को अध्ययन करते हैं, वो हमारी मानव भूगोल के अंतर्गत कराया जाता है। तो हमने ये जाना कि हमारा एलिमेंट जो है फिजिकल इन्वायरमेंट में वो कौन कौन से हैं, उसमें हम लैंड, वाटर, सॉइल, क्लाइमेट ये सभी हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हम एलिमेंट ऑफ कल्चरल इन्वायरमेंट की अगर बात करें तो ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सेटलमेंट, क्रॉप्स ये सभी हैं वो हमारे सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट के अंतर्गत आते हैं। वैसे अगर हम बात करें तो अगर फिजिकल एलिमेंट जो है और फिजिकल एलिमेंट जो है उनका हमारे मानव भूगोल से क्या क्या संबंध है, तो अगर हम वाटर के बेसिस पे देखें, वाटर के बेसिस पे आप जानते हैं लेक, सी, रिवर्स ये सभी है। तो इनका अगर हम अगर ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत देखें तो हम इसका पॉपुलेशन पर क्या प्रभाव पड़ता है, पॉपुलेशन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से हम जब ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत इन फिजिकल एलिमेंट की बात करते हैं तो हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन पर भी बहुत ध्यान देते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें लैंड की, लैंड फॉर्म जो कि एक फिजिकल एलिमेंट है, अगर हम लैंड फॉर्म की बात करें जो कि एक फिजिकल एलिमेंट है, उसको अगर हम ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत अध्ययन के रूप में ले तो लैंड फॉर्म का सेटलमेंट किस प्रकार से है, कोई जगह है वहां पर किस प्रकार के लोग रह रहे हैं, इसका भी हम अध्ययन करते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हम सॉइल की बात करें, सॉइल एंड लैंड दोनों का लगभग सेम ही रहता है कि इसमें हम फिशिंग, हंटिंग और एग्रीकल्चर जैसे बहुत सारे सोशियो कल्चरल एक्टिविटीज करते हैं जिसका हम मानव भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर के बारे में भी हम अध्ययन कर लेते हैं कि ये क्या है और इसका मानव भूगोल में क्या योगदान है, क्या संबंध है, क्या चीजें ये है। जब हम प्रिमिटिव थे, हम वहां से शुरू करते हैं। जब हम प्राचीन थे तो उस टाइम पर हमारे अंदर क्या रहता था कि हम पृथ्वी को माता के समान समझते थे और हम उसको बहुत ज्यादा आज के टाइम में खनन जैसे जिस प्रकार से हो रहा है, आज के टाइम में जिस प्रकार से वन कटाई हो रही है, वो सारी चीजें हम उस हद तक नहीं करते थे जिस हद तक अभी हो रही है, क्योंकि ये नेचर का लॉ है कि वो उसका प्रभाव दिखाती है। प्रभाव किस प्रकार दिखाती है, जब भी उसकी एक लिमिट है, आप उसको ज्यादा खनन नहीं कर सकते हैं, आप उसको ज्यादा तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप अभी इस समय में देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे समय के में दुर्घटनाएं हुई हैं, आपदाएं आई हुई हैं, उड़ीसा का फ्लड हो या फिर आप केदारनाथ को जानते हैं, केदारनाथ वाली घटना से परिचित है। उस टाइम पे जो सारी चीजें हुई थी वो हमें लगता है कि इसी वजह से हुई थी कि नेचर के साथ हमने बहुत ज्यादा खिलवाड़ किया था। लेकिन प्राचीन समय में ऐसा नहीं था। प्राचीन समय में जो हमारी प्रिमिटिव सोसाइटी थी वो इसको माता की तरह मानती थी, इसको सुनती थी, इसको समझती थी और इसकी पूजा किया करती थी। हालांकि उस टाइम पर हमारी टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी, लेकिन जब हमने नेचर को बहुत अच्छे से जाना, उसको बहुत अच्छे से समझा, उसको सुनना प्रारंभ किया, उसको समझना प्रारंभ किया, तो हमने धीरे धीरे टेक्नोलॉजी और विकसित करी है, टेक्नोलॉजी विकसित करी है। उसमें हम अगर देखें तो विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी पीपल अंडरस्टैंड द नेचर वेल। जब हम धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के साथ साथ आगे बढ़े तो हमने नेचर को और अच्छे से धीरे धीरे समझा। दे मूव फ्रॉम स्टेट ऑफ नेसेसिटी टू स्टेट ऑफ पॉसिबिलिटीज। अब ये पॉसिबिलिटीज क्या है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो हमने ये देखा कि हमें और आगे बढ़ने का एक रास्ता दिख रहा है, एक रास्ता दिख रहा है आगे बढ़ने का। जिस प्रकार से अगर हम आग का उदाहरण लें तो हमने जब आग की उत्पत्ति करी है तो हमें लगा कि इस आग का हम किस प्रकार से और यूज कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें हमें पॉसिबिलिटीज में दिखाई दी। तो ये चीज आप यहाँ पे नोट डाउन करिए कि पॉसिबिलिटीज से ही संभववाद का उदय हुआ था,
ह्यूमन एक्टिविटीज क्रिएटेड कल्चरल लैंडस्केप। हम धीरे धीरे इस टेक्नोलॉजी के साथ साथ आगे बढ़ते गए और हमने और अच्छी अच्छी चीजें बनाना प्रारंभ करी हैं। जैसे अगर हम बात करें फ्रिक्शन का जो हमने यूज किया था तो उससे फायर बना था। हम धीरे धीरे डीएनए को जब हमने समझना प्रारंभ किया कि डीएनए क्या है, तो हम उससे लड़ने वाले बहुत सारे डिजीज के बारे में समझना प्रारंभ कर दिए थे। वैसे प्राचीन समय में क्या था, जब इंसान डीएनए को नहीं समझता था अच्छे से, तो मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा हुआ करती थी आज की तुलना में। खैर, आज अगर लोग मर रहे हैं तो बहुत सारी अन्य दुर्घटनाओं की वजह से मर रहे हैं, जैसे कि सड़क दुर्घटना हुई, रेल दुर्घटना हुई, ये सारी चीजों से ज्यादातर मरने वालों की संख्या है। लेकिन प्राचीन समय में बहुत सारी बीमारियां हुआ करती थी जिसकी वजह से लोगों के मरने की तादाद बहुत ज्यादा हुआ करती थी। लेकिन जब मानव ने धीरे धीरे डीएनए को समझना प्रारंभ किया है, तो डीएनए से उसको ऐसे कई सारे डिजीज से लड़ने में बहुत सारी मदद मिली थी उसको जब जाना। ठीक उसी प्रकार से लॉ ऑफ थर्मोडेनम, जब लॉ ऑफ थर्मोडेनम के विषय में हमने जाना है तो हमने प्लेन उड़ाना प्रारंभ कर दिया, है ना। जब हमने थर्मोडेनम के बारे में जाना तो हमने प्लेन उड़ाना प्रारंभ कर दिया। जब हमने वायु के वेग को समझना प्रारंभ किया तो हम प्लेन उड़ाना प्रारंभ कर दिए। The interrelation between primitive society and nature, ये जो प्रिमिटिव सोसाइटी थी या फिर आज की जो सोसाइटी है और आज का जो नेचर है या तब का जो नेचर था, उसको हम कहते हैं इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, ये भी आप याद रखिएगा। पहला आपने पॉसिबिलिटीज वाला याद करके रखना है आपको, कि हमें आगे दिखा कि हमने जब पृथ्वी को समझा तो हमने देखा कि आगे कौन कौन सी चीजें हमें मिल सकती हैं, वो पॉसिबिलिटीज वाले पॉइंट को आप याद रखिए। फिर अब अभी आप इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेशन को याद रखिए। ठीक उसी प्रकार से डिटर्मिनेशन के बाद आया नियो डिटर्मिनिज्म। इसका जो प्रारंभ करने वाले महोदय हैं वो ग्रिफिथ टेलर महोदय हैं। इन्होंने कहा, जिस प्रकार से ट्रेन आती है, ट्रेन के पटरियों पर आपने देखा होगा 3 लाइट, रेड, ग्रीन, येलो, रुको, तैयार हो और चलो। उसी का इन्होंने सिद्धांत लिया और इन्होंने स्टॉप एंड गो का एक नियम दिया। इनके अकॉर्डिंग ये था कि आप किसी भी नेचर की चीज को बहुत ज्यादा आप खराब नहीं कर सकते हैं, जब आपको लगे कि हमने बहुत हद कर दी है तो हमें स्टॉप हो जाना चाहिए। फिर धीरे धीरे जब आपको लगे कि आप बहुत पीछे चले जा रहे हैं तो आपको उस क्रियाकलाप को वापस से प्रारंभ कर देना चाहिए। इन्होंने यही एक नियम दिया था। इन्होंने मिडिल पाथ बिटवीन एनवायरमेंट डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म के बीच में एक मिडिल पाथ निकाला था कि हमारा जो प्रिमिटिव इंसान था वो आज की दुनिया के लोगों को गालियां ना बके कि तुमने इतना खराब कर दिया, और ये जो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में प्रिमिटिव थे, और पॉसिबिलिटिज्म जो हमें दिख रहा था कि हम आगे बढ़ सकते हैं, इसका एक एक चीज, एक एक रिसोर्सेज का यूज कर करके हम आगे बढ़ सकते हैं, तो उस रिसोर्स को भी हम ऐसे वेस्ट ना करें, हम आगे भी बढ़ते जाएं। मेनली इनके कहने का मतलब ये था कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरह आगे बढ़ते जाएं। इनका मेन ये था कि हम सतत विकास करते जाएं। ठीक है, सतत विकास करते जाएं। अब चलिए हम समझते हैं फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। अभी तक हम नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में अध्ययन कर रहे थे, अब हम फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के विषय में अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। इसमें सोशल ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो बिहेवियरल ज्योग्राफी,
जी ऑफ सोशल वेलबींग, कल्चरल ज्योग्राफी, जेंडर ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी एंड मेडिकल ज्योग्राफी, ये सभी सोशल ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है। और सोशल ज्योग्राफी भी एक मानव भूगोल का ही एक पार्ट है। मानव भूगोल का ही एक और पार्ट अर्बन ज्योग्राफी है, जिसके अंतर्गत हम सेटलमेंट के विषय में जानते हैं कि रूरल या फिर अर्बन सेटलमेंट है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत हम किसी भी देश के पॉलिटिकल मैप, अन्य सभी चीजों के विषय में अध्ययन करते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से पॉपुलेशन ज्योग्राफी भी हमारे मानव भूगोल का ही एक पार्ट है, जिसके विषय में हम अध्ययन करते हैं इसी मानव भूगोल से संबंध रख करके ही। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इको ज्योग्राफी। हमारे मानव भूगोल का सबसे बेहतरीन पार्ट ये है इको ज्योग्राफी। इको से आप समझ रहे होंगे कि इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स से आपके दिमाग में पैसा ही होना चाहिए। तो हमारा ज्योग्राफी जो है वो पैसे का मामले में बहुत तेज है भैया। आओ देखते हैं कि किस प्रकार से तेज है। जियो ऑफ रिसोर्स, ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज, हम रिसोर्सेज के विषय में अध्ययन करते हैं ताकि हम और सारी आविष्कार कर सके और सारी चीजें बना सके, उसके विषय में हम अध्ययन करते हैं। ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर, ये हमारे इकोनॉमिक ज्योग्राफी का एक पार्ट है। किस प्रकार से किसी कृषि से हम अच्छे फसलें तैयार करके अपना एक इनकम तैयार कर सकते हैं, आयात निर्यात करके देश का विकास कर सकते हैं। ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक उसी प्रकार से ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्रीज, इसको भी हम इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, और ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी हमारे मानव भूगोल का ही एक पार्ट है। ठीक उसी प्रकार से ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग के विषय में भी हम अध्ययन करते हैं, ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म के विषय में भी हम अध्ययन करते हैं। टूरिज्म के लिए अलग से एक कोर्स होता है, टूर एंड ट्रेवल मैनेजमेंट करके एक डिप्लोमा कोर्स होता है, जो हमारे ज्योग्राफी से ही बहुत रिलेटेड होता है। तो मुझे लगता है कि अब तक आप ज्योग्राफी का जो मानव भूगोल है उसका आप नेचर और स्कोप के विषय में आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्लासेस में हम और भी अच्छे टॉपिक्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लेकर के आने वाले हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप शेयर भी कर सकते हैं अपने मित्रों में जो भी भूगोल विषय से संबंधित हो।